नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। हर देश की कोई ना कोई सिंबल्स होते हैं कि जिससे उनकी पहचान होती है। आज हम अपने भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कौन सा नया टॉपिक है, ये तो हम फर्स्ट सेकंड से पढ़ते चले आ रहे हैं, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। सभी प्रतीक चिन्हों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगी इसको देखने के बाद। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत, जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। अगर किसी को ये कन्फ्यूज़न होता हो कि कौन से तरफ किस साइड कौन सा ये ओशन पड़ता है, तो उसके लिए एक अच्छा सा ट्रिक हम बताते हैं अपना। इसमें जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जब आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं इंडिया में, तो मतलब नीचे आए तो नीचे पड़ा इंडियन ओशन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आने पर पहले इंडिया पड़ेगा और उसके बाद इंडियन ओशन पड़ेगा। तो ये तो सब समझ गए कि इंडियन ओशन नीचे की तरफ पड़ता है, मतलब श्रीलंका वाले पार्ट में नीचे की तरफ। और पहले ए आता है फिर बी आता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो पहले अरेबियन सी आएगा, उसके बाद बे ऑफ बंगाल आएगा। इस साइड पहले अरेबियन सी, उसके बाद बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल का ये भी एक तरीका है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल पड़ता है, तो उसके पास बे ऑफ बंगाल होगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ये है नेशनल एम्बलम यानी कि भारत का राज्य चिन्ह। इसे सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के पास है सारनाथ, वहाँ से लिया गया है। इसमें टोटल 4 शेर होते हैं। इसमें 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे है। आप रियल में जाके देखेंगे तो एक पीछे की तरफ पड़ेगा, जो कि फ़ोटो में हमें नहीं दिखता है। और नीचे की तरफ ये जो चक्र बना है, इसके अगल बगल 2 जानवर ये दिख रहे हैं और 2 जानवर इसके पीछे हैं। तो जो दिखते हैं वो हैं हॉर्स और बुल, और जो नहीं दिखते वो लॉयन और एलिफेंट हैं, जो कि पीछे हैं और हमें नहीं दिखते। अब इसमें कन्फ्यूज़न होगा भी कि कौन से दिखते हैं कौन से नहीं दिखते। तो आप ये सोचिए कि क्या आपके गली मोहल्ले में ये लॉयन और एलिफेंट आपको कभी दिखते हैं? भाई हमें तो नहीं लगता कि लॉयन और एलिफेंट इतनी, मतलब हमें नहीं लगता कभी भी देखने को मिलेंगे आसपास गलियों में। बुल तो भाई अक्सर करके देखने को मिल जाएगा, सांड, और अगर थोड़ा दूर निकल जाएं तो शायद हॉर्स भी देखने को मिल जाए, पर लॉयन और एलिफेंट तो कभी नहीं देखने को मिल सकता। तो बस यही थ्योरी आप इसमें अप्लाई कर लीजिए कि लॉयन और एलिफेंट नहीं दिखते, तो ये इसमें पीछे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। और हॉर्स और बुल नॉर्मली हमें दिख जाते हैं, तो ये दिखते हैं, ठीक है। राज्य चिन्ह के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और इस चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में, यानी कि हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, तो उसमें सत्यमेव जयते लिखा है। ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं हमारा नेशनल फ्लैग। ये तिरंगा है, आप सभी जानते ही होंगे और इसमें चक्र बना हुआ है। ये 1931 में जब पहली बार आधिकारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इस झंडे को स्वीकार किया गया था, तो इसमें चरखा था और आज इसमें चक्र है। जब 22 जुलाई 1947 को जब मीटिंग हुई थी आज़ादी से कुछ टाइम पहले, तो उसमें इसे चरखे को बदलकर चक्र का भी सारनाथ से लिया गया है, जो कि नेवी ब्लू कलर का है। और झंडे में जो इसकी झंडे की लंबाई और चौड़ाई है, उसका अनुपात है 3:2। मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता बापू, कई नामों से हम महात्मा गांधी जी को जानते हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे ये, और भारत को आज़ाद करने में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले था। इनको राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इनके योगदान के कारण ही इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है, मतलब इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि सारे नोट्स में इनका ही फ़ोटो छपता है। ये इंडिया का ऑफिशियल करेंसी सिंबल है, जो करेंसी है रुपया, उसका सिंबल है ये। इसे 2010 जुलाई में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था कि ये सिंबल अब से रहेगा। उसके पहले कोई ख़ास सिंबल नहीं था, बस रुपया हिंदी में से लिखा जाता था केवल।
और ये जो सिंबल है वो उदय कुमार जी ने दिया था। उस समय इंडिया में ओपन कॉन्टेस्ट हुआ था, न्यूज़पेपर वगैरह में निकला था, शायद आपको याद हो तो। ये है लोटस कमल, साइंटिफिक नेम है इसका नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। ये हमारा नेशनल फ्लावर है और प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और कथाओं में इसका विशेष स्थान है और इसे पवित्र पुष्प माना गया है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा प्राप्त है। ये है हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक। इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस और भारत सरकार के द्वारा 1963 में इसे जनवरी 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को गैंगेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, मतलब इस स्पीसीज़ के जो डॉल्फिन है वो काफ़ी कम रह गई हैं और ये मेनली गंगा नदी में पाई जाती है और मतलब काफ़ी कम देखने को मिलती है। गंगा नदी में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। गंगा नदी की पवित्रता को ये दर्शाती है क्योंकि ये सिर्फ फ्रेश वाटर और प्योर वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है और कहीं नहीं सर्वाइव कर सकती। तो इससे भी पता चलता है कि गंगा नदी का पानी कितना अच्छा है। रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस और अप्रैल 1973 से ये हमारा नेशनल एनिमल है। उसके पहले लॉयन नेशनल एनिमल हुआ करता था। जब अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके साथ ही टाइगर को नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया। ये है फलों का राजा मैंगो, आम, और इसका साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका। भारत में आम की 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ इस समय उपलब्ध हैं और 1950 में इसे राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है। ओरिजिनली ये बंगाली लैंग्वेज में था और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश और श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखा है। ये पहले मतलब ऐसे इकलौते इंसान हैं जिन्होंने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इनकी एक बुक थी आनंद मठ, उसी में से लिया गया है और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। और वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? 1896 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन कलकत्ता में, तब वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। हाथियों की संख्या में भारी गिरावट को देखते हुए हाथी को अक्टूबर 2010 में विरासत पशु, धरोहर पशु या इंडिया का हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। पर्यावरण मंत्री के द्वारा इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, जिससे कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जिससे जब प्रोटेक्ट करेंगे तो इनके जो नंबर है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कई मतलब हाथियों का शिकार हो रहा था। काफ़ी कुछ हाथी दांत के लिए भी मतलब इनका जो नंबर है वो घटता जा रहा था, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उद्देश्य से इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। और हिंदू धर्म में भी हाथी को काफ़ी पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और एलिफेंट का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। भारत के इतिहास में बरगद के पेड़ का एक अलग ही सांस्कृतिक महत्व है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस और बहुवर्षीय होने के कारण इसे अनश्वर माना गया है कि मतलब बहुत दिनों तक, ये बहुत सालों, कई वर्षों तक जीवित रहता है। तो कई पीढ़ियाँ निकल जाती हैं कि बरगद का पेड़ वहीं का वहीं रहता है,
तो इस वजह से उसको अनश्वर माना गया है। और इसके अंदर कई सारे औषधीय गुण होते हैं और आयुर्वेदिक रूप से इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1950 में सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और लंबी कहा है हमने, बड़ी नहीं कहा है। बड़ी होगा, लार्जेस्ट होगा तो ब्रह्मपुत्र, लॉन्गेस्ट तो गंगा, ठीक है। और हिंदुओं की मान्यता के अनुसार ये बहुत पवित्र नदी है और ये गंगोत्री से निकलती है। 2008 में पीएम थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसे नेशनल रिवर घोषित किया गया था। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली हो और आपकी नॉलेज इन्हेंस हुई हो। और हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर काफ़ी गर्व करते हैं क्योंकि इनको देखने से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना का संचार होता है। हमें अच्छा लगता है देशभक्ति की भावना को फील करने में। सो थैंक यू सो मच।